तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको कल बता रहा था एटूनेटर के बारे में। तो पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाउ एटूनेटर वर्क्स। हाउ एटूनेटर कैसे एटूनेट करता है, ये हम देखते हैं। देखिए, तो एटूनेटर मैंने बताया एक मेटेलिक पैड होता है। एक मेटल की प्लेट होती है, सिंपली ये मेटल की प्लेट है। जैसे ये प्लेट है मेटल की, ये इसका परपेंडिकुलर सरफेस है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या यूं समझिए, हमने पढ़ा होगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट कर सकता है। हमने पढ़ा है, मैं वेवगाइड में बताया है, वॉल के परपेंडिकुलर हो सकता है। पैरेलल हुआ तो सरफेस करंट प्रोड्यूस होंगी, वॉल करंट्स प्रोड्यूस होंगी, है। पैरेलल फील्ड प्रोड्यूस्ड वॉल करंट, पढ़ा है हमने वॉल करंट के बारे में। और वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है। परपेंडिकुलर पैरेलल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ पैरेलल परपेंडिकुलर ही रह सकता है। तो एटूनेटर में भी यही करते हैं कि अगर एटूनेटर मेटेलिक जो प्लेट है उसके परपेंडिकुलर फील्ड है तो एग्जिस्ट करेगा पैड के, मेटल प्लेट के। और पैरेलल फील्ड है तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद रेस्पेक्ट टू पैड या प्लेट और प्लेन ऑफ एटूनेटर, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मेटल की प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है इससे, और ये प्लेट है, ये एंगल थीटा है, तो ई साइन थीटा तो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा और ई कॉस थीटा इधर का। तो ओनली ई कॉस थीटा विल एग्जिस्ट और ई साइन थीटा वेनिसेज। तो ई कॉस थीटा एग्जिस्ट करेगा, ई साइन थीटा वेनिश हो जाएगा। तो यही वाली चीज ये है कि जो मेटल प्लेट से परपेंडिकुलर फील्ड हुआ तो एग्जिस्ट करेगा, और पैरेलल फील्ड वो हो जाएगा। तो मेटल प्लेट क्या करेगी, उस फील्ड को एटूनेट कर देगी, ई साइन थीटा वाला पोर्शन हटा देगी, सिर्फ ई कॉस थीटा वाला पोर्शन रहेगा। और अगर हमने को कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड को या फील्ड को कम करना है, खत्म करना है, तो मेटल प्लेट को पैरेलल रख देंगे। तो वेवगाइड में क्या होता है कि जो T10 मोड है, जैसे वेवगाइड, ये मैं बताता हूँ। ये वेवगाइड है, ये इसकी वाइड वॉल है, और T10 मोड होता है डोमिनेंट मोड। डोमिनेंट मोड है T10। इसमें क्या होता है, वाइड वॉल के परपेंडिकुलर होती है सारी ये, और बीच में मैक्सिमम होती है? बीच में फील्ड लाइन पास पास होती है और सरफेस की तरफ दूर दूर हो जाती है। तो बीच में फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है,
अगर अपन मेटेलिक प्लेट को वाइड वॉल के अगर मेटेलिक प्लेट इज पैरेलल टू वाइड वॉल तो मैक्सिमम एटुनेशन होगा। और वो भी बीच में, और वो भी कहा, मिड पोजीशन पर मैक्सिमम होगा। और मेटेलिक प्लेट अगर हमने वाइड वॉल के परपेंडिकुलर रख दी तो मिनिमम एटुनेट होगा। तो हम मेटेलिक प्लेट की पोजीशन को वाइड हो, जैसे वेवगाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट हो रहा है तो उस पोजीशन को हम मेटेलिक प्लेट को वाइड वॉल के पैरेलल कर देंगे और बीच में कर देंगे तो सबसे ज्यादा एटुनेशन करेगी। और उसका एंगल चेंज कर देंगे तो एंगल चेंज होते होते ही फिर क्या होगा, एटुनेशन कम होगा, और वाइड वॉल के परपेंडिकुलर होते ही एटुनेशन मिनिमम हो जाएगा। तो ये इस तरह से एटुनेट करता है। अगर पैरेलल हो, मैक्सिमम वाइड वॉल के पैरेलल हो तो क्यों एटुनेट मैक्सिमम होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब खैर हमने ये बता दिया। अब मैं आपको नया टॉपिक बताता हूँ इसी में, वेरिएबल एटुनेटर और उसमें प्रिसीजन टाइप। प्रिसीजन टाइप या प्रिसीजन वेरिएबल एटुनेटर। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा अप डाउन इसको मैंने लिखा है एक बुक से, इसकी फोटो ली है। तो प्रिसीजन टाइप वेरिएबल एटुनेटर ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। ये देखिए, प्रिसीजन टाइप वेरिएबल एटुनेटर। तो इसको रोटरी एटुनेटर भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, रोटरी वेरिएबल एटुनेटर। इसमें क्या होता है, हमको जितना एटुनेशन चाहिए है, पर्टिकुलर डेसिबल का, पर्टिकुलर अमाउंट का डेसिबल चाहिए, उतना ही एटुनेशन हम कर सकते हैं। ज्यादा चाहिए ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम चाहिए कम कर सकते हैं। और इसमें बढ़ा रहा है रोटेरी। तो इसमें क्या होता है, एक रोटेशन होता है एक पार्ट। इसका मैं ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ आपको। तो ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन में इसके कितने 5 पार्ट होते हैं। ये 5 पार्ट्स होते हैं। इसका जो फिगर है, फिगर देखिए, ये वाला फिगर है, ये फिगर है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, और ये 5 पार्ट है इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट है, जो मेन पार्ट है वो थर्ड नंबर का पार्ट होता है। तो एक एक पार्ट का जो मैं कंस्ट्रक्शन बताता हूँ मैं आपको पहले। इसका यूजफुलनेस तो आपको बता दी कि ये पर्टिकुलर अमाउंट का प्रिसाइज वैल्यू एटुनेशन करता है। तो कंस्ट्रक्शन में 5 पार्ट हैं ये। तो फर्स्ट पार्ट है जो, वो क्या होता है, एक वेवगाइड होता है पर्टिकुलर टाइप का, जिसका एक एंड वेवगाइड, जिसका वन एंड रेक्टेंगुलर होता है और अदर एंड सर्कुलर होता है, या सिलेंड्रिकल होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन अलग अलग होते हैं दोनों के। तो इसका जो फिगर है, फिगर इसमें दिया हुआ है इसलिए मैं नहीं बनाता इसको। तो ये फिगर को मैं थोड़ा सा और आपको ये बताता हूँ। देखिए ये फिगर है, ये इसका वन एंड ये रेक्टेंगुलर है और दूसरा एंड सर्कुलर पोर्शन का है। तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर टेपर्ड होता है ये। फर्स्ट पार्ट इज टेपर्ड रेक्टेंगुलर टू सर्कुलर वेवगाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में है। और इसमें क्या होता है, विद एटुनेशन पैड।
ये मेटेलिक पैड होता है, एट्यूनेटर होता है फर्स्ट पार्ट में। और मेटेलिक पैड भी क्या होता है, प्लेस्ड पैरेलल टू वाइड वॉल ऑफ वेवगाइड। ये इसका होता है इसमें। तो this component transform with negligible reflection the dominant TE10 mode in the rectangular waveguide to TE1 mode in cylindrical waveguide। हमको पता है ये कि वेवगाइड के अंदर जब यहाँ पर पार्ट 1 में फील्ड एंटर होगा तो वो TE10 मोड डोमिनेंट है और निकलेगा तो TE11 मोड होगा, तो फील्ड का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो जो क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ T1 मोड हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ एटन्यूएटिंग पैड इज एब्जॉर्ब्ड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, orthogonal polarization of TE11 mode having the electric field parallel to the plane of the attenuating pad is absorbed, while other polarization having electric field perpendicular to the plane of polarization passes unattenuated। T10 मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड से एंटर हुआ, वो मोड है वो T11 मोड में चेंज हो गया सिलेंड्रिकल वेवगाइड में, वो सिमेट्रिकल होता है सिमेट्रिकल वे में। वो उसमें क्या हुआ, यूं समझ लो जो पैरेलल, अब जो उसकी जो मेटेलिक प्लेट हमने प्लेट लगाई है सिलेंड्रिकल वेवगाइड में, देखिए मेटेलिक प्लेट किस साइड में है, सिलेंड्रिकल वेवगाइड साइड में है ये। तो सिलेंड्रिकल वेव साइड में यहाँ पर ये मेटेलिक प्लेट है, तो ये मेटेलिक प्लेट है जो इसको आधे फील्ड को एट्यूनेट कर देगी। तो अब दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट वेरी सिंपल पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट एक सर्कुलर वेवगाइड, सिलेंड्रिकल वेवगाइड है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला, उसमें कुछ नहीं है, रेफरेंस पोलराइजेशन चेंज करता है। तो सेकंड पार्ट इज ए सर्कुलर वेवगाइड सेक्शन, दिस सेक्शन ओनली चेंज द रेफरेंस पोलराइजेशन। थर्ड पार्ट है जो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट थर्ड है, वो एक सर्कुलर वेवगाइड होता है। सेकंड पार्ट तो ये देखिए ये सिर्फ एक सर्कुलर वेवगाइड है, थर्ड पार्ट भी सर्कुलर वेवगाइड होता है। ये सर्कुलर या सिलेंड्रिकल वेवगाइड होता है, ये कैन रोटेट, ये पार्ट कैन रोटेट, घूम सकता है वो जितने एंगल से हम उसको घुमाना चाहे। पहली बात तो रोटेट हो सकता है और विद ए एब्जॉर्बिंग पैड एट सेंटर। एक टेपर्ड होता है, वैसे टेपर्ड का मतलब रिफ्लेक्शन कम करने के लिए, जो एक तो पैड एक सिंपल इस तरह का होता है और एक पैड यूं समझ लीजिए इस तरह की शेप का होता है, तो ये टेपर्ड है। ये कैसा पैड है, टेपर्ड। तो इससे क्या है, इस साइड में ये जब इधर से फील्ड आता है तो रिफ्लेक्शन कम होते हैं ये वाला तो रिफ्लेक्ट भी कर देता है, तो ये रिफ्लेक्शन कम करता है ये। तो टेपर्ड पैड होता है, ये रोटेट हो सकता है। और तो ये इसका थर्ड पार्ट है, देखिए ये थर्ड पार्ट है, ये वाला ये यहाँ पर है, ये पैड है और ये घूम सकता है, ये रोटेट हो सकता है। तो थर्ड पार्ट है, third part is the main component of the instrument, rotable circular waveguide soon having tapered resistive pad, the minimum attenuation condition। हाँ तो देखिए जब मिनिमम एटेन्यूएशन कंडीशन कब होगी, जब ये दोनों पैड पैरेलल होंगे, ये दोनों पैड है ना, ये वाला 1 नंबर के वेवगाइड में और 3 नंबर के वेवगाइड में पैरेलल होंगे दोनों पैड। तो ये क्या होगा, ये इससे जो वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर निकलेंगे, और ये इसके हुआ तो परपेंडिकुलर इसमें घुस जाएंगे और वो अनएटूनेटेड बाहर निकल जाएंगे। अगर दोनों क्रॉस पोल हुए एक दूसरे के 90 डिग्री हुए तो मैक्सिमम एटूनेशन होगा और फील्ड ही बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फील्ड बाहर निकालेगा और ये अगर उसके इसके लिए वो पैरेलल हो जाएंगे 90 डिग्री पर, तो ये इस तरह से मिनिमम एटूनेशन पोजीशन में पैड 1 और पैड 3 पैरेलल होंगे।
तो at the minimum attenuation condition, the plane of this pad is the same that of pad of component of the plane of the pad of section C is rotated. और अगर तो उसको थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो एंगल हो जाएगा थीटा डिग्री बीच में, तो कॉस थीटा वाला पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई कॉस थीटा पैरेलल टू द रेस्ट्रिक्टिव पैड विल बी एब्जॉर्ब while the electric field perpendicular E, ये गलत लिख दिया, ये साइन थीटा आना चाहिए यहाँ पे, और E cos थीटा passes unaffected। मैंने पहले बता दिया। ये 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल टू पार्ट 2 होता है। कोई पैड नहीं होता, सर्कुलर वेवगाइड होता है, तो ये रेफरेंस पोलराइजेशन फिर चेंज करता है। और पांचवा पार्ट है वो पार्ट नंबर 1 के बिल्कुल सेम होता है, उसमें भी रेसिस्टिव पैड होता है सर्कुलर पोर्शन में, और यहाँ उससे सिर्फ नॉर्मल जो वाइब्रेशन है वो बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से फोर्थ कंपोनेंट इज सिमेट्रिकल विद सेक्शन बी और फिफ्थ कंपोनेंट सिमेट्रिकल विद सेक्शन बी। तो ये हमने ये देख लिया। तो यहाँ हमने क्या देखा, देखिए कि जो वो है पहला पोर्शन पैड है ये ई कॉस थीटा को बाहर निकालता है, और इसमें भी ई कॉस थीटा में भी अगर दोनों के बीच थीटा है तो ई कॉस थीटा। तो पहले पोर्शन से जो दूसरे पोर्शन से पहले पोर्शन से ये पहले पैड है, तो पहले पैड से जो अगर मान लीजिए ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में था, तो ई कॉस थीटा फील्ड बाहर निकलेगा। और दूसरा इससे थीटा डिग्री रोटेशन पर है, तो ई कॉस थीटा थर्ड नंबर पैड, तो ई कॉस थीटा, और इसमें भी थीटा दोनों के बीच में अगर ये रोटेशन में थीटा डिग्री का वो है, इंक्लिनेशन थीटा डिग्री है, तो ई कॉस थीटा बाहर निकलेगा, तो नेट फील्ड बाहर निकलेगा ई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए पी ट्रांसमिटेड पावर पी इंसिडेंट पावर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है इसका, एटेन्यूएशन इस फॉर्मूले से देते हैं वो उसी से। तो ये प्रिसीजन टाइप का एटेन्यूएटर इस तरह से है। तो आप ये देखिए इसको। थैंक यू। ओके।